So the first doubt question is question number 64. देखते हैं कैसे करेंगे. An infinite line charge, एक लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. What is the work done in bringing a charge q from a distance r1 to r2? तो हमारे पास एक चार्ज है जो r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है. इट इज एट अ डिस्टेंस r1 और हमें उस चार्ज को लेके जाना है. क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए. फ्रॉम अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 से हमें उसको लेके जाना है r2 तक और r2 बड़ा है. R2 जो है बड़ा है, यानी उस चार्ज को आपको यहां से यहां लेके जाना है. इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो वर्क डन का हम लॉजिक अप्लाई करते हैं. वर्क डन का कैलकुलस फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx. वर्क डन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. हम डायरेक्टली एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट यूज एफ एस कॉस थीटा. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एफ एस कॉस थीटा सिर्फ तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, पर यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा. फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लगाएं एफ इक्वल टू क्यू ई, तो वहां से आप देखेंगे ये लाइन चार्ज है. लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगा. ये वाला रिजल्ट यूज नहीं होगा. तो कैलकुलस फॉर्मूला आपका लगेगा. तो देखते हैं क्या आएगा. फोर्स को पुट कर दीजिए क्यू ई इंटू डी एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यू मस्ट बी नोइंग कि लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है. पर हम डिस्टेंस आर नहीं ले रहे, डिस्टेंस को एक्स बोल रहे हैं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. तो वर्क डन हो जाएगा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप पुट करोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इनटू dx. अब जो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया. इंटीग्रेशन बचेगा 1 बाई एक्स dx और लिमिट होगी r1 से r2 तक. किसी जने को पता है आप में से 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर log x. log x. बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x. तो वर्क डन आ जाएगा q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x, जिसमें कि आप लिमिट पुट कर दीजिए r1 और r2 वाली. तो दिस इज द वर्क डन. ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 26. Next out question is question number 25. Sorry, question number 48, page 25. क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं. चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू 1. 1 पे रखा है क्यू चार्ज, उसके बाद 2 पे रखा है, उसके बाद 4 पे, फिर 8 पे. और अब आप सीक्वेंस समझ गए होंगे कि चार्जेस कैसे कैसे रखे हैं. 1 पे, फिर उसका डबल कर दो, 2 पे रखा है, फिर डबल कर दो, 4 पे रखा है, फिर डबल कर दो, 8 पे रखा है, फिर अगला वाला 16 पे रखा होगा, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. अब वो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओरिजिन पर वो इन सब की वजह से होगा. ये वाला भी प्लस, और टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं. ओरिजिन पे अपन हम लोग +1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखते हैं. ये वाला क्यू उसको रिपेल करेगा, ये वाला क्यू भी उसको रिपेल करेगा, ये वाला क्यू भी रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा. तो हम देख रहे हैं ये सब लोग उसको रिपेल ही करेंगे, यानी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा. तो ऐड कर देना.
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू इंफिनिटी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर अगले वाले का, सबका एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज के क्यू बाय, पहले वाले का डिस्टेंस 1 है तो 1 स्क्वायर, अगले वाले का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है तो के क्यू बाय 2 स्क्वायर, अगले वाले का डिस्टेंस 4 है तो के क्यू बाय 4 स्क्वायर, फिर अगले वाले का 8 है तो के क्यू बाय 8 स्क्वायर एंड सो। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, इनको ऐड कैसे करेंगे तो देखते हैं। दिस बिकम्स के क्यू बाय 1 प्लस के क्यू बाय 4 प्लस के क्यू बाय 16 प्लस के क्यू बाय 64 एंड सो। स्क्वायर करके खोल दीजिए, 1 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब आप इसमें से के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 अप टू इंफिनिटी। कोई जना बताना चाहेगा इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? सर जीपी का इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लग जाएगा a/1 माइनस r। तो ये अब आपका बन गया मैथ्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथ्स में ज्योमेट्री जीपी होता है और उसका फॉर्मूला होता है उसके सम का a/1 माइनस r। तो वो फॉर्मूला लगा लीजिए। a आपका है फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r होता है रेशो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशो। तो r जो होगा वो होगा, सेकेंड टर्म है 1/4 और फर्स्ट टर्म है 1, तो r होगा 1/4। तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, तो ये आ गया 4/3। तो इस पूरे का सम जो होगा 4/3 हो जाएगा। तो दिस विल बी के क्यू इंटू 4/3। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। इसमें ये कॉन्सेप्ट एडिशनल थोड़ा सा मुश्किल वाला यूज हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए। जीपी का जो सम होता है, अगर आपके पास मैथ्स होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए जीपी के सम का। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कुछ पार्ट्स ट्रिकी हैं। फर्स्ट और सेकेंड बहुत आसान है, सी पार्ट से हम देख रहे हैं। A positive charge q placed near an earth conducting plate। आपके पास एक अर्थ हुई हुई प्लेट है और कंडक्टर है, इसके पास आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो सबसे पहले इंडक्शन होगा। इंडक्शन से पहले तो ये देखते हैं अगर ये अर्थ नहीं होती तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का सारा नेगेटिव लेफ्ट साइड आ जाएगा, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। ये आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इंडक्शन। अब जो आपने अर्थिंग करा, अर्थिंग करने से ये वाली साइड न्यूट्रलाइज हो गई। अर्थिंग करते हैं तो वो वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो सिर्फ नेगेटिव बचता है। अब पॉजिटिव से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। So these are the electric field lines, they are directed from positive to negative। पर मैंने एक चीज हल्की सी गलत बनाई है, I want somebody should point out कि इसमें क्या गलती है। सर सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसमें प्रॉपर्टी यूज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इनको एंड में थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से होगा, पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पर आकर टर्मिनेट हो जाएगी। तो पार्ट सी का आंसर ये होगा, पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे आएंगी, खत्म हो जाएंगी, एंड दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
अब अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट डी पे। A system of two charges placed at some distance such that Q1 plus Q2 equal to 0. बहुत सिंपल सी चीज को उसने ट्रिकी फॉर्म में पूछ लिया, Q1 plus Q2 equal to 0. कोई जना ध्यान से सोच के, Q1 plus Q2 equal to 0, मेरे को वन वर्ड, जस्ट टेल मी वन वर्ड, Q1 plus Q2 equal to 0 यानी क्या? सर पेयर डाइपोल। डाइपोल। क्योंकि Q1 plus Q2 0 है, इसका मतलब Q1 equal to minus Q2, यानी द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यानी आपको डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, जो कि आपको बुक में ऑलरेडी मिल जाएगी। डाइपोल यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक आएंगे, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट ई बहुत आसान है। पार्ट ई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, पार्ट एफ देख लेते हैं। A point charge minus q kept near an uncharged conducting plate। अभी उसके जैसा ही है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, एक माइनस क्यू चार्ज रखा है। इंडक्शन होगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला लेगा और नेगेटिव नेगेटिव दूर चला जाएगा। पर यहाँ पे अर्थिंग नहीं है, देयर इज नो अर्थ, तो ये वाला चार्ज खत्म नहीं होगा, ये वाला चार्ज खत्म नहीं होगा। अब इस बार लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव तक आएंगी, बस ध्यान रखिएगा, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इधर भी बनाओगे इस बार, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर यू विल हैव टू शो लाइन। अर्थिंग नहीं हुई भी ना इधर, अगर अर्थिंग होती तो ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता तो फिर यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे भी चार्ज है, तो इस तरफ भी लाइनें बनाएंगे। ये इंफिनिटी से आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर रही हैं। तो दिस इज क्वेश्चन 22 एंड पार्ट एफ। Three charges are placed on the vertices of a triangle. Uniform electric field is applied perpendicular to the line joining the two equal charges. अब मैं फिगर को देखो कैसे बना रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये Q और अगला चार्ज हमें दे रखा है -2Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्ज। इन दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब टॉर्क जो हमें फाइंड आउट करना है, टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायपोल पर होता है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब यहाँ डायपोल कैसे बन रहा है, हाउ कैन वी फॉर्म अ डायपोल हियर? तो ये जो -2Q है इसको अलग अलग कर लीजिए, -Q ये वाला Q और ये वाला -Q एक डायपोल बन जाएगा। दिस विल फॉर्म अ डायपोल। और ऐसे ही ऊपर वाला, ये वाला Q और ये वाला -Q एक डायपोल बन जाएगा लाइक। तो हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा में, ये P हम टोटल डायपोल मोमेंट लेंगे। दिस विल बी द टोटल डायपोल, क्योंकि दो डायपोल है,
दो डाइपोल्स हैं, तो फॉर्मूले में जो P डालूंगा पहले वाले का डालूंगा या दूसरे वाले का? ऑब्वियस सी बात है, हम टोटल डाइपोल मोमेंट डालेंगे दोनों डाइपोल्स का मिलाकर। अब पहला जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ होगा P1, और दूसरा जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा P2। अब फिगर में क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं दोनों डाइपोल मोमेंट बराबर ही होंगे। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू लेंथ, और ऊपर वाला भी Q इंटू लेंथ, तो दोनों को P1 P2 बोलना बेकार है। लेट अस कॉल बोथ ऑफ देम एज P, दोनों डाइपोल मोमेंट P हो। अब हाउ टू फाइंड टोटल डाइपोल मोमेंट? क्या टोटल डाइपोल मोमेंट P प्लस P 2P हो जाएगा क्या? कोई जना बताए मेरे को कि हाउ शुड आई फाइंड द टोटल डाइपोल मोमेंट? बोलो। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, 60 डिग्री एंगल है। हाँ, यहाँ पे तुम पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हो, दोनों का पैरेललोग्राम बना दो और जो टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा वो आप निकाल लो। दिस इज टोटल डाइपोल। ये एंगल 60 डिग्री था, तो आप फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपका जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है, यहां से आप टोटल डाइपोल मोमेंट निकाल। चलो जो भी आएगा, निकालने की खैर जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी आएगा मेरे को एक चीज दिख गई कि एंगल थीटा 180 होगा। एंगल थीटा होता है टोटल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। जो टोटल डाइपोल मोमेंट आ रहा है दिस इज P टोटल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस तरफ है। जरा ध्यान से फिगर को देखिए, एंगल बिटवीन द टोटल डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री, या 0 डिग्री आप ले सकते थे। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ लिया होता तो थीटा 180 डिग्री हो जाता, वरना 0 डिग्री हो जाता। पर दोनों ही केसेस में साइन 180 लो या साइन 0 लो, 0 ही आता, तो टोटल टॉर्क जो आएगा वो 0 आएगा। किसी भी तरीके से ले लो आप, एंगल या तो 180 या 0, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है, जब आप पुट करेंगे फॉर्मूले में हमें फाइनल आंसर 0 मिलेगा। क्वेश्चन 51, इसमें थोड़ा सा क्लास 11th का लॉजिक यूज हो रहा है। वो कहता है एक पार्टिकल है, उसको आपने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फेंक दिया। कैपेसिटर प्लेट्स जो थी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो पार्टिकल है उसको यहां से फेंका है विद स्पीड u। अब जब ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा। सबसे पहली चीज तो मैं टाइम निकालता हूं कि इसको, इस रीजन को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस L है ये। बुक में फिगर देख लीजिए, फिगर में ये डिस्टेंस दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज L, और इसकी स्पीड जो है u है। तो टाइम जो इसको लगेगा रीजन क्रॉस करने में वो लगेगा L अपॉन u। पर इट विल नॉट गो स्ट्रेट, ये सीधा नहीं जाएगा। सीधा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ और ये नीचे मुड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा ना, F इक्वल टू QE, तो उस फोर्स की वजह से ये नीचे मुड़ जाएगा, और कितना इसमें डिविएशन आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू QE में अब नाउ वी यूज न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और कितना फोर्स लगा है पार्टिकल पे? QE, तो QE इज इक्वल टू M।
मैंने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन आई QE/m। अब यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला, SY इज इक्वल टू U/T प्लस हाफ A/T²। लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था 11th में कि जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं वो या तो x एक्सिस के लॉन्ग अलग से लगा सकते हो या y एक्सिस के लॉन्ग अलग से लगा सकते हो। तो आई एम अप्लाइंग दिस अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि मुझे डिविएशन भी जो निकालना है वो y एक्सिस वाला ही निकालना है। आई हैव टू फाइंड डिविएशन अलोंग y एक्सिस। तो SY यानी d, UY y एक्सिस के लॉन्ग उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग थी, बट हमें वेलोसिटी जो चाहिए दैट शुड बी अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गई QE/m। y एक्सिस के लॉन्ग ही एक्सेलरेशन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, और टाइम हो गया L/u, तो L²/u²। तो यहां से आपका डिविएशन का फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो पूछो। क्वेश्चन 69, a point charge q is at a distance d/2 directly above the center of a square of side d। तो आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड d है, इसके बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर एक चार्ज q रखा हुआ। देयर इज अ चार्ज q जस्ट अबव द सेंटर, और वो d/2 डिस्टेंस ऊपर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का भी था, मैंने आपको कराया था। हमें गॉस थ्योरम से बताना है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर का फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी क्यूब बना लेते हैं इसका, इमेजिनरी क्यूब कंप्लीट कर लो। अब उस क्यूब के लिए ये चार्ज सेंटर पे है, और क्यूब का फ्लक्स आप गॉस थ्योरम से निकाल सकते हो, बिकॉज क्यूब इज अ क्लोज्ड फिगर। तो क्यूब के लिए यू कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। और व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू, तो फ्लक्स हो गया Q/ε0। ये तो क्यूब का फ्लक्स हो गया, पूरे क्यूब का। पर उसने हमसे क्वेश्चन में सिर्फ उस नीचे वाले स्क्वायर का फ्लक्स पूछा था, सिर्फ एक सरफेस का। तो क्यूब जो है वो 6 साइड से मिलाकर बना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक। तो अगर मेरे को एक फेस का फ्लक्स निकालना है तो दैट विल बी 1/6 ऑफ Q/ε। तो हमारा जो स्क्वायर है इसका अगर आपको फ्लक्स निकालना होगा दैट विल बी Q/6ε। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 69। तो फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट फिर डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है देखते हैं। उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी इसका डिस्टेंस अभी d/2 था, अब इसको मैंने d कर दिया। यहां पर आ गया वो पॉइंट चार्ज, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, यानी अब मैंने स्क्वायर की साइड डबल कर दी, d की जगह 2d कर दी। साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अब वो पूछता है, अब उस स्क्वायर का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे। अब भी सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा फिर से, जैसे पिछली बार आपने एक क्यूब बना दिया था, पिछली बार क्यूब का साइड d था, इस बार क्यूब की साइड 2d हो जाएगी, इस बार बड़ा क्यूब बनेगा। तो अगेन
you will have a cube. Again, total flux will be q by epsilon naught, and flux of one surface will be q by 6 epsilon. तो इस बार का फ्लक्स जो होगा अगेन इट विल बी q by 6 epsilon naught, क्योंकि पिछली बार का ही लॉजिक इस बार भी अप्लाई हो जाएगा. इस बार बड़ा क्यूब बन रहा है, अगेन लॉजिक वही है, वो क्यू सेंटर पे आ गया है, बड़ा क्यूब है, टोटल फ्लक्स निकाल लो और फिर यूनिटरी मेथड से एक सरफेस का.